सब क्या है मेरी समझ से बाहर है, सारा ने कहा। तो इसकी बात सुनकर अली बोला, मैं इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ और जहाँ तक मेरा दिल कहता है इस लड़की को यहाँ कत्ल करके फेंका गया है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, सारा ने अली को देखते हुए कहा। मैं इसकी तह तक पहुँच चुकी हूँ और मेरा ख्याल है कि जो मैं कहने वाली हूँ इसमें कुछ भी गलत ना होगा। हमारी तरह ये लोग भी सैर करने इस वीराने में आए होंगे और इनके ही किसी साथी ने इसको मार दिया होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि जिस तरह मेरे साथी एक एक करके गायब हो गए हैं इसी तरह ये भी हो। हाँ, तुम्हारी बात में वजन है, ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन हमें इस ढांचे को निकालने के लिए कुछ तो करना होगा। अली ने कहा तो मैंने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि ये दरारें इससे ज्यादा नहीं खुलती और जितनी खुली थी इसमें कोई सिंगल पसली इंसान ही उतर सकता है, वो भी बड़ी मुश्किल से, और इसकी गहराई भी 15 फुट के बराबर है। यानी हमारे पास 15 फुट की कोई रस्सी होनी चाहिए जो हम इसको बाहर निकाल सके। यानी वो इस रस्सी के जरिए नीचे उतरे और फिर हम इसको खींचकर बाहर निकाले। हाँ यार, ये बात तो ठीक है, अली कुछ सोचते हुए बोला, मैं इसमें उतरूंगी। सारा एकदम से बोल पड़ी, क्या क्या तुम? हम दोनों ही चौंक पड़े। हाँ, मैं उतरूंगी क्योंकि मैंने देख लिया है कि दरारें इतनी खुली हैं कि मैं इसमें आसानी से ना सही लेकिन उतर जरूर सकती हूँ। और रही बात रस्सी की तो वो भी मिल जाएगी। तो मेरे साथ मैंने एक दरख्त पर रस्सी देखी थी। इसने एक दूर दिखाई देने वाले दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो तो ठीक है, लेकिन तुम शायद ये बात भूल रही हो कि इसमें जान जाने का भी खतरा है। ये दरार कोई मामूली नहीं है कि तुम इसमें उतर सको और बाहर भी आ सको। हाँ, जानती हूँ कि ये काम आसान नहीं है, लेकिन करने से क्या कुछ नहीं हो सकता। और फिर जहाँ तक जान जाने का खतरा है तो वैसे भी मैं अपने तौर पर गंवा चुकी हूँ। अगर तुम लोग मुझे दिखाई ना देते तो मैं तो यही समझ बैठी थी कि किसी भी वक्त मेरी मौत हो सकती है। तुम लोग इस बात को छोड़ो, आओ मेरे साथ वहाँ दरख्त से रस्सी को उतार कर लाते हैं। इसने अली की तरफ देखते हुए कहा, हाँ चलो, वैसे मैं तुमको मान गया हूँ कि तुम एक बहादुर लड़की हो, मौत से लड़ना जानती हो। ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि अगर मैं इस ढांचे को बाहर लाने में कामयाब हो गई तो फिर हम इससे कोई काम ले सकेंगे। हो सकता है कि इस लड़की का अक्स हमारे कब्जे में आ जाए। इतना कहकर वो दरख्त की तरफ रुक करके चल दी और अली भी मुझसे इजाजत लेकर इसके साथ चल दिया और मैं इन दोनों को जाते हुए देखता रहा। इस लड़की की बातें मेरे जहन को झंझोड़ने लगी थी कि वो लड़की होकर मौत से नहीं डरती और हम मर्द होकर भी मौत के खौफ से भाग पड़े थे। मुझे अपनी मर्दानगी पर दुख होने लगा और मैंने फैसला कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए मैं मौत से कभी भी नहीं डरूंगा। मरना तो है, फिर डरना कैसा। मैं उसी जगह बैठा इन दोनों को जाते हुए देख रहा था जो अपनी मखसूस रफ्तार से चलते जा रहे थे। लड़की के चलने का अंदाज बहुत ही दिलकश था। वीराने में चलती हुई हवा से इसके बाल बार बार लहरा रहे थे जिन्हें वो बार बार समेटने की कोशिश कर रही थी। और अली चलते हुए बार बार इसके हसीन चेहरे को देखकर बातें करता जा रहा था। मैं महसूस करने लगा था कि जैसे मुझे इससे प्यार होने लगा हो। इसका पुरकशिश चेहरा ही ऐसा था कि पहली ही नजर में देखकर इससे प्यार का होना जरूरी था। बहरहाल ये तो दिल का मामला था जो अभी मैं इसको तवील नहीं करना चाहता था। मेरा मकसद इस ढांचे को निकालना था जो यकीनन उसी लड़की का था जो अक्स बनकर बाहर निकलती थी और फिर गायब हो जाती थी। वो दोनों दरख्त के पास जा पहुँचे थे और अली दरख्त पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और वो इसकी मदद कर रही थी। इसका मतलब ये था कि ये रस्सा दरख्त पर मौजूद था जिसे वो उतारना चाहते थे। अली पूरी बहादुरी का मुजाहरा कर रहा था जिसमें वो कामयाब भी हुआ था। वो दरख्त पर चढ़ चुका था और वो लड़की ऊपर दरख्त को देखे जा रही थी और साथ साथ हाथों से इशारा भी कर रही थी। शायद वो इसको समझाने की कोशिश कर रही थी। वो जो भी कह रही थी मैं सुन तो नहीं रहा था, इसके इशारों से महसूस कर रहा था और अंदाजे लगा रहा था कि ऐसा कुछ हो रहा है। अली ने नीचे रस्सा लटकाया और इसके जरिए नीचे उतर आया और साथ ही इसने रस्सा खोल दिया
और इकट्ठा करने के बाद दोनों ही वापसी के लिए चल दिए। मुझे कुछ हौसला हुआ कि अब कुछ न कुछ हम लोग कर सकेंगे, लेकिन एक दुख भी था कि अगर खुदा ना खास्ता इसको नीचे जमीन में दरार में बेचते हुए इससे कुछ हो गया तो फिर। यही सोचकर मैं कांप कर रह जाता था। लो भाई रास्ता आ गया। करीब पहुंचते ही अली ने रास्ता मेरी तरफ फेंकते हुए कहा, अब हम अपने मकसद में कामयाब होते हैं या नहीं ये अल्लाह ही जानता है। ये कहते हुए इसने सारा की तरफ देखा तो इसने एक सर्द सी आह भरी और फिर बोली, हाँ जो अल्लाह को मंजूर होगा वैसा ही होगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर एक काम तुम लोगों को करना होगा कि मेरे घर वालों को बताना होगा उनकी बेटी भी अपने साथियों के समेत मर गई है। इसकी ये बात सुनकर हम दोनों ही कांप कर रह गए। बहुत बड़ी बात इसने कह दी थी। अब हमें इंतजार था तो कब जमीन पर दरारें पड़ती हैं, कब वो इनमें जाएगी और कब इसको खींचकर बाहर लाएगी। हम पूरी तरह अपना प्लान तैयार कर रहे थे, मुतमिन भी थे हम इंशाल्लाह ताला कामयाब भी हो जाएंगे। वक्त गुजरता जा रहा था और हम दोनों को ही पता था कि दोबारा जल्जला कब आएगा। दिन में 3 मरतबा जल्जला आता था और ये मंजर 3 बार दोहराया जाता था। अली ने 3 बार ये मंजर देखा था, जबकि मैंने सिर्फ 1 बार ही देखा था, वो भी 12 बजे। जबकि बकौल अली के 1 बार सुबह सवेरे ये मंजर दिखाई देता है, फिर दिन 12 बजे और फिर रात के अंधेरे में। अब रात के अंधेरे में ये काम होना था। हमने लाइट को अच्छी तरह चेक कर लिया था और हर काम के लिए पूरी तसल्ली कर रखी थी। सारा से बातें भी हो रही थी। अपने बारे में बताइए कि शहर में आप क्या करती हैं? मैंने इससे सवाल कर दिया। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और मेरे कुछ साथियों ने यहाँ आने का प्रोग्राम बनाया था, जिनमें 3 लड़कियाँ और 6 लड़के थे। खूब हल्ला गुल्ला करते रहे, लेकिन फिर एक एक करके सभी गायब होने लगे। हमारी कोशिश थी कि हम सब एक ही साथ वापस जाएंगे, चाहे अपने साथियों की लाशें लेकर ही क्यों न जाना पड़े। बस यही मेरी मुख्तसर सी कहानी है। अब आप बताइए। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। हमारे साथियों ने एक दिन हमें इस जगह की कहानी सुनाई और कहा कि इस वीराने में एक आत्मा रहती है, जो भी वहाँ जाता है वापिस जिंदा नहीं आता है। इसको किसी ने कत्ल किया हुआ है। इसकी रूह भटकती फिर रही है और जब वो जमीन के अंदर से निकलती है तो पहले गर्दो गुबार छा जाती है, इसके बाद एक तूफान आता है और फिर जल्जला आता है और फिर जमीन फटने लगती है और वो धुएं की शक्ल में बाहर निकलती है। हमें इनकी बातों पर यकीन ना आया था, क्योंकि हम जानते थे कि ये महज कहानियां किस्से हैं, कुछ ऐसा भी नहीं है। लेकिन इन्होंने जब हमें इसकी सच्चाई जानने के लिए यहाँ का एड्रेस दिया तो हम दोनों ही चल दिए और अब तुम्हारे सामने है। बस यही हमारी कहानी है। कहानी तो हमारी एक जैसी है। वो गहरी सांस लेते हुए बोली, लेकिन फर्क इतना है कि मैं सबको मरवा चुकी हूँ, लेकिन तुम दोनों अभी तक जिंदा हो। गोया तुमको कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन यकीनन अगर उन लोगों की कहानी सच्ची है तो तुम लोग भी बचकर नहीं जाओगे, क्योंकि मेरे साथियों में अब सिर्फ मैं ही बची हूँ। हो सकता है कि इसी आत्मा ने मेरे साथियों को मार दिया हो और अब मेरी बारी हो और मेरी बारी के बाद तुम दोनों की। इसकी ये बात सुनकर हमारे दिलों को एक झटका सा लगा, लेकिन हमने इस पर जाहिर ना होने दिया, क्योंकि अगर इसको मरने का खौफ ना था तो फिर हम अपना खौफ इस पर क्यों जाहिर करते। खाना आज इसने ही तैयार किया था। हमने दोबारा खेमा गाड़ दिया ताकि आज की रात किसी तरह यहाँ बसर कर सके और फिर सुबह सवेरे यहाँ से चले जाए, लेकिन अकेले नहीं, इस ढांचे के साथ जो हमने निकालने का पूरा प्रोग्राम तरतीब दे दिया था। चलो भाई अब खाना खा लो, इसके बाद वहाँ चलते हैं ताकि हम वो काम करें जो हमने सोच रखा है। सैरा ने हम दोनों से कहा तो हम दोनों इसके पास ही बैठ के इसने हमें खाना दिया। आज 3 दिन के बाद किसी औरत के हाथ का खाना खा रहे थे। वो वाकई बहुत अच्छा खाना पकाना जानती थी। बहुत ही मजा आया था। खाना खाने के बाद हम लोग अपना सामान लिए उस जगह की तरफ चल दिए, क्योंकि अब इस मंजर के बीतने का वक्त होने वाला था। वहाँ पहुंचकर हम जगह का जायजा लेने लगे जहाँ हमने ढांचा देखा था और उस जगह की निशानदाही कर ली और
और दोबारा बैठ के और कुछ ही देर में गर्द उड़ने लगी। हम जान गए कि वो बाहर निकलने वाली है और इसका ढांचा वहां अंदर पड़ा रह जाएगा। फिर यकदम वही तूफान बरपा होगा और फिर जलजला आने लगेगा। हम सब संभल कर बैठ के एक दूसरे को हमने मजबूती से पकड़ रखा था ताकि गिरने से हमें कोई चोट ना लग जाए। जलजले के दौरान ही जमीन फटने लगी, इसमें दरारें पड़ने लगी। हमारा तमाम ध्यान उन दरारों की तरफ ही था। टॉर्च हमने हाथ में रोशन कर दी थी। दरारें खुलती जाने लगी। धुआं उड़ने के बाद एक हेबले का रूप दहाड़ कर एक तरफ को चला गया। जल्दी रस्सा नीचे फेंको, सायरा ने कहा तो मैंने जल्दी से रस्सा नीचे दरारों में लटका दिया और इसने फुर्ती से नीचे रस्से को पकड़कर छलांग लगा दी और नीचे उतरने लगी। हमने ऊपर से रस्सी को मजबूती से थाम रखा था। वो नीचे उतरती जा रही थी कि यकदम इसकी चीखों की आवाजें सुनाई देने लगी। मुझे बाहर निकालो, मैं बुरी तरह दरार में फंस चुकी हूँ और ना ऊपर जा सकती हूँ और ना नीचे। प्लीज मुझे बाहर खींचो। इसकी ये बात सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम ऊपर की तरफ जोर लगाने लगे, लेकिन वो ऐसी फंसी हुई थी कि ऊपर उठने का नाम ही न ले रही थी। इसकी चीखों की गूंज बढ़ती जा रही थी और फिर ये देखकर हमारे दिल कांप कर रह गए कि दरारें बंद होने लगी थी। उफ खुदाया, ये क्या हो गया। मैंने रास्ता छोड़ दिया और दरार के दहाने पर खड़ा हो गया। नहीं सायरा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। इतना कहकर मैंने अपनी दोनों टांगे दरार में रख दी कि दरार बंद ना हो। लेकिन दूसरे लम्हे मैं भी चीखने लगा, अली अली मेरी टांगे, मुझे पकड़ो, मुझे ऊपर खींचो, मेरी टांगे टूट रही हैं। अली ने मेरे कंधे से मुझे पकड़ लिया और ऊपर की तरफ खींचने लगा। दर्द से मेरा बुरा हाल हो रहा था। अली अपनी पूरी ताकत आजमा रहा था और इसमें वो कामयाब भी हो गया। इसने मुझे बाहर खींच लिया और शुक्र है कि अभी मेरी हड्डियां नहीं टूटी थी, लेकिन हम सायरा को खो चुके थे। इसकी चीखें बंद हो चुकी थी, दरार बंद हो चुकी थी, जमीन हमवार हो चुकी थी, वो अंदर दबकर रह गई थी। सायरा सायरा, मैं दर्द शिद्दत के बावजूद इसको पुकारने लगा कि मुझे कहकों की गूंज सुनाई थी। ये आवाज ऊपर धुएं के हेबले से सुनाई दे रही थी। वो हमारे सामने थी। धुएं का सफेद हेबला इंसानी रूप दहाड़ चुका था। वो एक दुशीजा थी जो बहुत खूबसूरत थी, जो कहके लगाए जा रही थी और हम डरे हुए इसको देखे जा रहे थे। कौन हो तुम? अली ने बा मुश्किल पूछा। मैं एक रूह हूँ, एक आत्मा हूँ। आज मैंने अपना बदला ले लिया है, इन सबको मार दिया है जिन्होंने मुझे मारा था। हाँ, मैंने अपना बदला ले लिया है, अब मुझे सुकून मिल गया है। हम समझे नहीं, मैंने दर्द से बिलबिलाते हुए कहा। हाँ, तुम कुछ भी नहीं समझ सकते, लेकिन मेरे समझाने से सब कुछ समझ जाओगे। मुझसे वादा करो कि जैसा मैं कहूँगी तुम वैसा ही करोगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ। अली जल्दी से बोला। वो अपनी कहानी सुनाने लगी। मुझे आसम से बहुत डर लगता था। ये कोई अच्छा इंसान ना था, बदमाश टाइप का इंसान था। मैं कॉलेज में पढ़ती थी। सायरा, इरम और नूरीन मेरी क्लास फेलो थी। ये भी मेरी तरह इनसे खौफजदा रहती थी और ये बगैर किसी खौफ के जहाँ चाहता था हमारा रास्ता रोक लेता। इसकी नजरें मुझ पर ही थी। ये मुझे बर्बाद करना चाहता था और मैं भी ये बात जानती थी कि ये मुझसे क्या चाहता है। मैंने इसके खौफ से कॉलेज छोड़ दिया। सिर्फ कॉलेज ही नहीं छोड़ा, बल्कि घर से भी बाहर निकलना छोड़ दिया। इसकी वजह आसम की वो हरकत थी जो मैं बर्दाश्त ना कर सकती थी। इसने सरेआम मुझे रास्ते में पकड़ लिया था और मेरे साथ ऐसी हरकत की थी कि देखने वालों के सर भी शर्म से झुक गए थे। मैंने भी मरना चाहा, लेकिन ना मर सकी। शायद किस्मत में जिंदगी बाकी थी। आसम के साथ 5 दोस्त और भी थे जो इसके जैसे ही थे। इसकी आदतें एक जैसी थी और एक रोज सायरा, इरम और नूरीन मेरे घर आई और मुझसे बोली, यार तुमने ख्वामख्वाह कॉलेज छोड़ दिया। इन लोगों की वजह से हम भी तो हैं, अभी तक कॉलेज जाती हैं। मैं रोती और कहा, तुम्हें सब कुछ पता है इसने रास्ते में मेरे साथ क्या किया था। इन्होंने मुझे दिलासा दिया और कहा,
अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इन लोगों की हमने खूब खातर की है, अब वो कभी भी हमारे रास्ते में नहीं आएंगे। बस कल तुमने कॉलेज जाना है, हम तुम्हें बहुत मिस करती हैं। मैं इनकी बातों में आ गई और कॉलेज जाने की हामी भर ली। दूसरे दिन कॉलेज जा पहुंची, वो मेरा ही इंतजार कर रही थी। वो मुझे देखकर तीनों बोली, आज पढ़ना क्या है? आओ तुमको एक ऐसा मंजर दिखाएं कि तुम हमेशा याद रखोगी। मैंने कहा कौन सा मंजर? बोली आओ तो सही। इतना कहकर वो मुझे साथ लिए कॉलेज से बाहर निकल गई। मेरे दिल में भी सस्पेंस पैदा हुआ कि मैं देखूं तो सही कि ये मुझे क्या दिखाना चाहती है। हम तीनों एक रिक्शे में बैठी। रिक्शा एक अनजाने से सफर की तरफ चला गया और ये मुझे लेकर एक घर की तरफ चली गई। ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? मैंने डरे हुए अंदाज में कहा। अंदर तो आओ, सारा बोली। हमारे होते हुए डरने की जरूरत नहीं है। मैंने सोचा कि कहती तो ये ठीक है, मैं अकेली थोड़ी हूँ, ये तीनों भी तो मेरे साथ ही हैं। मैंने अपना खौफ खत्म कर दिया और इनके साथ अंदर चली गई। लेकिन अंदर कदम रखते ही जो मंजर मैंने देखा, मेरी सांसें रुकने लगी। वहाँ ना सिर्फ आसम मौजूद था, बल्कि इसके 5 साथी भी मौजूद थे। मुझे देखते इनके बड़े से कह के बुलंद हुए, आखिर तुम ले आई हमारी महबूबा को। ये तो हमसे बहुत बचती रही है। ये आवाज आसम की थी। हाँ, हम इसको ले आई हैं। हमने तुमसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया है, लेकिन अब तुम लोग अपना वादा पूरा करोगे। हमें अब कभी भी कुछ नहीं कहोगे। इसे हम यहाँ कैसे लेकर आई हैं, ये हम ही जानती हैं। हाँ, हमें अपना वादा याद है। तुम जाओ और अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुमने हमारी बात मान ली, हमारे लिए इतने काफी है। बाहर निकलते वक्त इन्होंने मेरी तरफ देखना भी गवारा ना किया। मैं समझ गई कि मुझे एक चाल के तहत सबने फंसाया है और अब मैं क्या कर सकती थी। मैंने भागना चाहा, लेकिन मेरा भागना फजूल था। कोई भी दरवाजा खुल ना सका। और फिर जो कुछ मेरे साथ हुआ, जिससे मैं बचती आ रही थी, इन्होंने ना सिर्फ मुझे बर्बाद किया, बल्कि छुरियों से मेरे जिस्म को काटने लगे। बहुत प्यारा जिस्म है तुम्हारा, लेकिन आज के बाद ये प्यारा नहीं रहेगा। ऐसा हो जाएगा कि इसकी एक एक बोटी हो जाएगी। मैं चीखती रही, रोती रही, तड़पती रही, लेकिन मुझे इन्होंने माफ ना किया। फिर पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ और क्या कुछ होता रहा, मुझे कुछ भी पता नहीं। पता उस वक्त चला जब मैंने अपने आप को जमीन में दबा हुआ देखा। मैं पूरी तरह कांपता रह गई। मैंने महसूस किया जैसे एक जलजला आ गया हो और एक तूफान आ गया हो। मेरी कब्र की मिट्टी हवाओं में उड़ने लगी। मेरा जिस्म तो अंदर कब्र में रहा, लेकिन मेरी रूह कब्र से बाहर आ गई। मैंने देखा कि मैं इस वीराने में मौजूद थी और जमीन के लर्जने से इस पर दरार पड़ गई थी, जो मेरे देखते देखते बंद हो गई। और फिर ऐसा ही होने लगा। जब मुझे बाहर निकलना होता तो एक जलजला आता, जमीन फटने लगती, मेरी रूह जमीन से बाहर निकलने लगती और मैं हवा में उड़ती हुई शहर जा पहुंचती जहां मेरे कातिल मौजूद थे। मैंने एक एक करके इन 5 को ऐसी मौत मारा जैसे इन्होंने मुझे मारा था। जाते मैं इनका गला काट देती थी और फिर उसी खंजर से इनके जिस्मों की बोटियां बनाने लग जाती थी। इनके जिस्म के गोश्त का एक ढेर कमरे में लग जाता था और मुझे दिली सुकून मिलता था। अब मेरा शिकार आसम था। वही वो इंसान था जिसने मुझे इन दरिंदों के सामने मुझे नोचने के लिए फेंका था। वो भी मुझे मिल गया था। वो बहुत ही खौफजदा था। इसको मालूम हो गया था कि इसके 5 साथी मारे गए हैं और वैसी ही मौत मरे हैं जैसे इन्होंने मेरे साथ किया था। इनके जिस्मों के गोश्त का एक ढेर इनके कमरे में पड़ा हुआ मिलता था। वो सब कुछ जानता था। मुझे देखते ही इसके हवास उड़ गए। तुम जिंदा हो? मेरे मुंह से एक कहका बुलंद हुआ। नहीं, तुम लोगों ने मुझे जिंदा छोड़ा ही कहा था। और फिर जिस जिस्म के टुकड़े कर दिए जाए, वो भला जिंदा रह पाता है क्या? मैं तो तुम जैसे लोगों से बदला लेने के लिए उस जगह से निकल कर आती हूँ जहाँ तुमने मुझे दफना दिया था, मेरे जिस्म के टुकड़ों को दबा दिया था। तुमको सब कुछ याद है ना कि तुमने मेरे साथ क्या कुछ किया था? मुझे बर्बाद करने के बाद कैसी अजियतनाक मौत दी थी। और देख लो, मैंने भी वैसी ही मौत इन सबको दी है जैसी मुझे दी गई थी। और अब तेरी बारी है। तू ही बस जिंदा रह गया है और भला तू कैसे जिंदा रह सकता है?
मैं भला तुम्हें कैसे जिंदा रख सकती हूँ। इतना कहकर मैंने खंजर लहराया तो वो कांप कर रह गया और चीखता हुआ बोला, नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकती। वो डरे हुए अंदाज में इधर उधर पागलों की तरह भागने लगा, जैसे मैं अपने आप को बचाने के लिए कमरे से भागी थी। और जिस तरह मेरे लिए सब दरवाजे बंद थे, इसी तरह मैंने भी इसके कमरे के सब दरवाजों को बंद कर दिया था और चाबियों का गुच्छा हाथ में पकड़ रखा था। वो कभी कुछ और कभी कुछ उठाकर मुझे मारता, लेकिन हर चीज मेरे जिस्म से पार हो जाती और मेरे मुंह से कह के उभरने लगते। और फिर मैंने इस खेल को खत्म कर दिया और इसके पेट में खंजर उतार दिया। वो नीचे गिर गया। इसके नीचे गिरते मैंने इसकी गर्दन पर खंजर उतार दिया। इसकी गर्दन कटकर एक तरफ सरक गई। मैंने इसके जिस्म के टुकड़े करने शुरू कर दिए और वैसा ही गोश्त का ढेर लगा दिया जैसा मेरा लगाया था। इसके बाद मुझे कुछ सुकून मिला था, लेकिन अभी 3 चेहरे मेरी नजरों के सामने थे। वो इरम, नूरीन और सहरा के थे। की वजह से मुझे जिल्लत भरी मौत मिली थी। इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए इनके हाथों मेरा शिकार करवाया था। मैंने इन तीनों को पकड़ना चाहा, लेकिन ना जाने क्या बात थी कि वो मेरे काबू में ना आ रही थी। मैं खुद हैरान रह गई थी कि इनको मैं क्यों पकड़ नहीं सकती। बाद में पता चला कि इन्होंने उन लोगों की मौत को देखकर अंदाजा लगा लिया था कि इनको मारने वाला कोई इंसान नहीं है, बल्कि कोई जिन भूत है। इन्होंने किसी से तवीज लेकर पहन लिए थे। वो जान गई थी कि इन्होंने एक भयानक गलती की हुई है, क्योंकि उस वाक़े के बाद उन्होंने मुझे कभी भी नहीं देखा था। इसका मतलब वो समझ गई थी कि या तो मुझे इन्होंने मार दिया होगा या फिर किसी दूसरे शहर में बेच दिया होगा। कुछ दिन पहले मैंने इन तीनों को इस वीराने में देखा तो मैं ये देखकर हैरान रह गई। मैं जब भी कब्र से बाहर निकलती तो इनका पीछा शुरू कर देती और सब कुछ जान लिया कि वो इस ग्रुप में अपने महबूब साथियों के साथ आई हुई है। मैं भला इनके चेहरों पर खुशी कैसे देख सकती थी। मैंने एक एक करके इनके प्यारों को मार डाला और फिर इरम और नूरीन को भी मार दिया, लेकिन सहरा बच गई। इसने अपने गले से तवीज ना उतारा था। ये अपने तवीज की हिफाजत पूरी तरह करती थी, एक लम्हा भी तवीज से गाफिल ना होती थी। और आज ये अपनी मौत आप ही मर गई है, खुद ही जमीन पर फटने वाली दरारों में फंस गई है। इसको मारना ही नहीं पड़ा। वो अपनी कहानी सुनाकर चुप हो गई और इसकी कहानी सुनकर हम जहाँ खौफजदा थे वहाँ इस पर तरस भी आने लगा। अब तुमने अपना वादा पूरा करना है, वो हमें देखते हुए बोली। हाँ हाँ बोलिए, हमें क्या करना होगा? मैं ये जगह खोदकर यहाँ से मेरी हड्डियों का ढांचा निकालना होगा और फिर इसको गुस्ल देकर दफन करना होगा। हाँ, हम ये काम जरूर करेंगे। ढांचा तुम लोगों ने देख लिया होगा कि कहाँ पड़ा है, कितनी गहराई में पड़ा हुआ है। ये इस वीराने में एक कुआं था। वो लोग मुझे इस कुएं में फेंककर ऊपर कुछ मिट्टी फेंक कर गए थे, लेकिन तेज हवाओं ने और आंधियों ने इस कुएं को बंद कर दिया। अब तुमको इस कुएं के बराबर मिट्टी बाहर निकालना होगी। बस ये काम तुमने करना है, लेकिन हमारे पास तो कोई भी हथियार नहीं है हम ये काम कर सके। अली ने डरे हुए अंदाज में कहा, ये काम मैं कर दूंगी। इतना कहकर वो हवाओं में उड़ी और गायब हो गई। यार, बहुत ही दुखी कहानी है इसकी। मुझे पूरा यकीन था, हाँ, जो ढांचा पड़ा हुआ है और जो मंजर दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है और मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। अली ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, मेरा भी ऐसे ही ख्याल था। मैं भी जान गया था, लेकिन देखो मेरी टांग, इसका क्या हाल हो गया है। इसके ऊपर से गोश्त तक उतर गया है, जगह जगह से खराशें पड़ी हुई हैं। लेकिन इतना दर्द तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर तुम मेरी मदद ना करते तो शायद मेरी दोनों टांगे जाती। हाँ यार, ठीक कहा तुमने। अगर मैं ऐसा करने में कामयाब ना होता तो शायद तुमको टांगों के बगैर ही गल लेकर जाना पड़ता, लेकिन जो हुआ बेहतर हुआ। लेकिन एक बात तो बताओ, वो सोचते हुए बोला। हाँ पूछो, मैंने कहा। सहरा, इरम और नूरीन ने इसके साथ ऐसा क्यों किया? अपनी इज्जत बचाने के लिए इन्होंने ऐसा किया। लगता है कि इन्होंने इन तीनों का जीना हराम कर रखा था। हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो, अली ने कहा। और अभी हम बातें कर रहे थे और तकरीबन 1 घंटे बाद वो जब वापिस आई
तो इसके हाथों में कब्र खोदने वाले तमाम हथियार थे। हमने उसी वक्त कुआं खोदने का काम शुरू कर दिया, लेकिन ये कोई आसान काम न था, बहुत ही मुश्किल काम था। एक दिन तो क्या पूरा एक हफ्ता लग गया। जब थक जाते तो आराम करने लग जाते और सो जाते, तो वो हमारी हिफाजत करती। हफ्ते के बाद हमने इसका ढांचा बाहर निकाल लिया। मैं अली की मदद करता रहा था, लेकिन बैठकर खड़ा होने की मुझ में हिम्मत ना थी। 3 दिन तक ऐसा ही रहा, फिर कुछ चलना शुरू किया तो मैंने कुआं खोदने में इसकी भरपूर मदद की और तभी 1 हफ्ते में हम दोनों कामयाब हुए थे। मैंने इसी रस्से को नीचे लटका रखा था, जिसके जरिए हम दोनों नीचे उतरते और ऊपर चढ़ते थे। हमने देखा इसकी आंखों में आंसू थे। देखो मेरे खूबसूरत जिस्म का क्या हाल हुआ पड़ा है, लेकिन ऐसा तो होता है मरने के बाद। तुम लोग जितनी जल्दी हो सके इसको नहलाकर दफन कर दो। मेरा दिल दुनिया से उठने लगा है। इतना कहकर वो एक तरफ को चल दी। हम दोनों चलते चलते उस नदी पर गए जहाँ से हम दोनों पानी लाकर इस्तेमाल करते थे। वहाँ पहुंचकर हमने अच्छे तरीके से दफन गुसल किया। वहाँ पहुंचकर हमने अच्छे तरीके से ढांचे को गुसल दिया और फिर जो चादरें हम साथ लेकर आए थे, जो हमारे नीचे बिछाने और ऊपर लेने के काम आती थी, इसमें हमने ढांचे को छुपा लिया और उसे ही कफन का नाम दे दिया। और फिर एक जगह हमने छोटी सी कब्र खोद दी और दोनों ने ही नमाज़े जनाजा पढ़ी और उस ढांचे को हमने दफन कर दिया। हमारा ऐसा करना था कि वो हमें दिखाई दी। वो ऊपर आसमानों की तरफ जा रही थी। इसकी आंखों में आंसू थे, हाथ वो हिला रही थी। इसके बाद वो हमेशा के लिए हमारी नजरों से गायब हो गई। सुबह हम उसी वक्त पर वहाँ पहुँचे जिस वक्त गर्द उठती थी, जमीन फटती थी, जलजला आता था। आज ऐसा कुछ भी ना हुआ, न गर्द उठी, न जलजला आया और ना जमीन फटी, कुछ भी ना हुआ। हम समझ गए कि ये सब कुछ उसकी बदरू कर रही थी, जो अब दफन होने के बाद हमेशा के लिए चली गई है। हमने अपना सामान बांधा और वापिस शहर की तरफ चल दिए। हमारे साथी हमारा इंतजार करते करते मायूस हो चुके थे, लेकिन जब हमें देखा तो उनको यकीन ही न आया कि हम दोनों जिंदा हैं। इन्होंने हमसे सब कुछ पूछा और हमने सब कुछ बता दिया और कहा तुमने जो कुछ कहा था वो सच था। वहाँ वाकई ये सब कुछ हमने देखा है और अब ऐसा कोई भी मंजर नहीं देखेगा, क्योंकि जिस वजह से ये मंजर दिखाई देता था वो हमने सिलसिला ही खत्म कर दिया है। और जब सारी बात बताई तो इसने कहा हाँ यार ऐसा ही हुआ था, ये दूसरे शहर का वाकया है। वहाँ बोरी बंद लाशें मिली थी, इनके जिस्मों को छुरियों से काट कर गोश्त बनाया गया था। इसका मतलब ये है कि वो 6 आदमी जिनकी ऐसी मौत हुई थी, इनकी किसी से कोई दुश्मनी ना थी, बल्कि उस भटकती हुई रूह ने सब कुछ किया था। जैसा इंसान करता है वैसे इसको भुगतना पड़ता है। नाजरीन, कैसी लगी मेरी कहानी? अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ व इसको दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।